जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का जो हमारी चौथी यूनिट है, इकाई नंबर 4 भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, और इसमें जो टोटल 5 टॉपिक दे रखे हैं, नियोजन और विकास नीति आयोग, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और भारत और वैश्वीकरण, नव सामाजिक आंदोलन, सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण, ये पांचों टॉपिक नए सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ने हैं। पहले ये 10 नंबर के, अब ये 20 नंबर के। कहने का मतलब इनका महत्व और भी बढ़ गया है। तो जो पहली यूनिट है, हमारी चौथी यूनिट है, उसमें पहला लेसन है नियोजन और विकास नीति आयोग। इसे बहुत ही साधारण शब्दों में समझेंगे, एक बार पढ़ने से ही सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। और इसमें से बड़े क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं कि नियोजन क्या है, इसकी आवश्यकता व उद्देश्यों पर विस्तृत प्रकाश डालिए, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है नीति आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं, नीति आयोग के गठन, उद्देश्यों के बारे में बताइए। तो इस प्रकार से बड़े क्वेश्चन आते हैं। और छोटे क्वेश्चनों में नियोजन क्या है, एक अच्छे नियोजन के 4 लक्षण बताइए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इस प्रकार के योजना आयोग कब शुरू किया गया, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से छोटे और बड़े क्वेश्चन दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि प्लेलिस्ट में जाकर आप देखोगे तो आपको राजनीतिक विज्ञान, हिस्ट्री, हिंदी अनिवार्य और ज्योग्राफी, कक्षा 12 के कई विषय आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अब ये एक बहुत ही साधारण सा लेसन है, सारे फैक्ट मैंने इसमें शामिल किए हैं जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके छोटे बड़े सभी क्वेश्चन सही हो जाए। उसके लिए पहला हमारा कि नियोजन है दोस्तों, क्या होता है, ध्यान से इसे देखना। सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम या व्यवस्थित कार्य नियोजन कहलाता है। ध्यान से इसे समझना कि सोच विचार कर सही दिशा में आपको कदम उठाना है। नियोजन का मतलब अंग्रेजी में इसे प्लानिंग कहते हैं, योजना कहते हैं, ठीक है। तो हम किसी कार्य की योजना बनाते हैं, जैसे हमें लड़कों को मोटरसाइकिल लेनी है, लड़कियों को स्कूटी लेनी है, तो इसके लिए वो पहले सोच विचार करते हैं कि मुझे स्कूटी है वो इस कलर की चाहिए, इस कंपनी की चाहिए, इतनी रेट तक की चाहिए। ऐसे ही लड़के भी प्लानिंग करते हैं कि मुझे बुलेट चाहिए या HF डिलक्स चाहिए, हीरो चाहिए, जो भी उस कंपनी है मोटरसाइकिल की, वो चॉइस करते हैं, सोच विचार करते हैं, फिर सही दिशा में वो कदम उठाते हैं और व्यवस्थित कार्य करते हैं। मतलब कि उसके लिए वो पैसे इकट्ठे करते हैं, वो किस्त फाइनेंस पे लेते हैं या रोकड़ी में लेते हैं, पर वो क्या प्लानिंग तो करते हैं। तो इस प्रकार से जो हम सोच विचार कर जो कार्य करते हैं, हम जो प्लानिंग करते हैं, वो क्या है, नियोजन कहलाता है। अब नियोजन के लिए आवश्यक है कि उद्देश्य स्पष्ट हो। नियोजन के लिए दोस्तों उद्देश्य आपका बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि मोटरसाइकिल लेनी है तो उद्देश्य आपको मोटरसाइकिल का ही होना चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी है, उसका कलर, उसकी कंपनी, उसकी रेट, फिर उसकी प्लानिंग करनी है। तो उद्देश्य आपका स्पष्ट हो और उसे प्राप्त करने के साधन और प्रयास व्यवस्थित हो। अब देखो, उद्देश्य हमारा मोटरसाइकिल है, अब प्राप्त करने का साधन और प्रयास है। जब उद्देश्य मोटरसाइकिल हो गया तो हमें साधन और प्रयास व्यवस्थित होने चाहिए। व्यवस्थित मतलब कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आज हमने 1000 रुपये जोड़े, 2000 रुपये जोड़े, फिर या एक साथ में 15-20 हज़ार रुपये जोड़े, मतलब कि प्लान के तहत सही व्यवस्थित तरीके से, और एक निश्चित इनकी अवधि भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने आज 100 रुपये जोड़ लिए, 2 साल बाद में हमने 50 रुपये जोड़ लिया, 5 साल बाद में हमने 100 रुपये फिर से जोड़ लिया, फिर 1000 रुपये जोड़ लिया, इसमें 20-25 साल लग गए। तो वो प्लानिंग नहीं है, नियोजन नहीं है। तो इसमें एक अवधि है, वो टाइम है, वो निश्चित होना चाहिए, तो उसे ही हम नियोजन कहते हैं। तो सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम और व्यवस्थित कार्य नियोजन कहलाता है। और नियोजन के लिए
आवश्यक है कि उद्देश्य स्पष्ट हो, उसे प्राप्त करने के साधन व प्रयास भी व्यवस्थित हो और निश्चित अवधि होनी चाहिए, तो वो नियोजन कहलाता है। अब यहाँ देखें, सर्वोत्तम मार्ग के चयन। सर्वोत्तम मार्ग का चयन का मतलब कि अच्छे मार्ग का हमें चयन करना चाहिए और विकास की जागृत प्रक्रिया को ही नियोजन कहा जाता है, जिसमें विकास हो मतलब कि बढ़ोतरी हो, और वो क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। अब भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, अब भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए इसमें कारण बताए गए हैं कि भारत में नियोजन विकास की दिशा में, देखो भारत में नियोजन किस प्रकार से जरूरत पड़ी, फिर किस प्रकार से भारत में इसे लाया गया। तो यहाँ देखें, भारत में नियोजन विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया द्वारा किया गया। अब यहाँ ये छोटा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का क्या नाम है? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया है, और ये किससे संबंधित है? नियोजन से संबंधित है। भारत में 1950 में सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। ध्यान रखना, ये योजना आयोग है और कालांतर में ये नीति आयोग यही बन जाता है 2015 में। तो 1950 में सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग विधि द्वारा निर्मित एक गैर संवैधानिक निकाय था। ठीक है दोस्तों, भारत में योजना आयोग की आवश्यकता। अब यहाँ आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने देख लिया कि एक पुस्तक थी जिसका क्या नाम था, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया था, और इसमें नियोजन के बारे में बताया गया। तो भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि भारत में सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियोजन अपनाया गया। तो देखो, भारत में पहला काम तो यह है कि सामाजिक स्थिति खराब थी पहले, और उसको सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए, सही प्लानिंग के तहत कार्य करने के लिए नियोजन की आवश्यकता पड़ी। वैसे आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियोजन को अपनाया गया। अब नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न तर्क दिए गए हैं कि नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, बेरोजगारी की समस्या। अब दोस्तों, बेरोजगारी की काफ़ी समस्या थी, लोगों के पास रोजगार नहीं थे तो किसी के पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। तो इस बेरोजगारी को रोजगार में तब्दील करने के लिए क्या करना पड़े? रोजगार के साधनों को मतलब कि बढ़ावा देना पड़ेगा। तो बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? हमें प्लानिंग के तहत ही दिया जाएगा, और प्लानिंग ही हमारी नियोजन है। तो बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए, फिर आर्थिक असमानता और गरीबी से निपटने के लिए आवश्यकता। देखो, आर्थिक देश में विकास में तो गरीबी सबसे बड़ी बाधा है, आप पता है आपको, और दीर्घकालीन योजनाओं द्वारा ही इसे समाप्त किया जा सकता है। अब गरीबी है, आर्थिक असमानता फैल रही थी, तो इसमें देखो जो हमारा योजना है उसमें पंचवर्षीय योजना ये लागू की गई प्लानिंग के तहत 5-5 साल के लिए, कि अब की बार उद्योग धंधों पर हमें ध्यान देना है, इस योजना में हमें कृषि पर ध्यान देना है। तो इस प्रकार से कर करके और आर्थिक समानता लाई गई और गरीबी को मिटाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, औद्योगिकरण की आवश्यकता। अब ज्यों-ज्यों देखो जनसंख्या वृद्धि होती गई और लोगों को रोजगार के अवसर है वो नहीं मिल रहे थे, तो ऐसे में योजना के द्वारा प्लानिंग के तहत या नियोजन के तहत औद्योगिकरण की आवश्यकता महसूस हुई, और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नियोजन की आवश्यकता हुई। या किसकी आवश्यकता हुई? हमें जो ये योजनाएं थी, पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनकी आवश्यकता महसूस हुई। फिर आर्थिक एवं सामाजिक विषमताएं, देश में आर्थिक और सामाजिक विषमताएं मैंने बता दी कि इनको दूर करने के लिए नियोजन की आवश्यकता महसूस हुई। फिर आर्थिक पिछड़ापन व धीमा विकास। देखो, देश की आज़ादी के बाद आर्थिक पिछड़ापन वो चरम पर था, विकास धीरे हो रहा था, इसलिए योजना की जरूरत पड़ी। फिर जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या बढ़ रही थी, उनको रोजगार, उनकी गरीबी हटाना, उनको शिक्षित करना, इन सभी को सम्मिलित करने के लिए एक विकास करने के लिए क्या योजना की आवश्यकता पड़ी। जन कल्याणकारी कार्यों को करने की क्षमता भी नियोजन से ही विकसित होती है। अब नियोजन या प्लानिंग के तहत ही हम लोगों की भलाई कर सकते हैं, जन कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को संभव बनाने में नियोजन का महत्वपूर्ण योगदान है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए नियोजन बहुत ही आवश्यक है। ये कारण आपको लिखने हैं।
अब भारत में नियोजन के लक्षण कौन कौन से हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आपको पता है। यहाँ सत्ताधारी राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन की नीतियां राष्ट्रीय नियोजन व उसकी प्रकृति को प्रभावित करती है। अच्छा नियोजन राष्ट्रीय समृद्धि का प्रतीक होता है। ये लाइन आप ध्यान रखें कि एक अच्छा नियोजन होता है, एक अच्छी तरीके से की गई प्लानिंग होती है, वो राष्ट्रीय समृद्धि को प्रतीक होती है। और भारत में नियोजन की प्रकृति परिवर्तनशील रही है। देखो, भारत में नियोजन और प्लानिंग है वो परिवर्तनशील रही है, आवश्यकता के अनुसार हमने परिवर्तन किए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दृष्टिपात करें तो भारत में योजनागत ढांचे के निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। कौन कौन से लक्षण आप देख सकते हैं इसमें देखें। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, कृषि एवं पशुपालन का समांतर विकास किया गया, औद्योगिकरण के क्रम में क्रमबद्ध वृद्धि की गई, मतलब उद्योगों के विकास किया गया, इलेक्ट्रॉनिक एवं संप्रेषण क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ना, और शासकीय कार्य तंत्र नौकरशाही में पारदर्शिता लाना, और शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण एवं प्रसार लाना। ये क्या थे? सभी के सभी क्या थे दोस्तों? ये नियोजन के लक्षण थे। उसके बाद में नियोजन का विकास, ये किस प्रकार से आप देखें दोस्तों, नियोजन का विकास से संबंध है। आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास है। महात्मा गांधी नियोजन का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति का विकास मानते थे। महात्मा गांधी का मानना था कि नियोजन या प्लानिंग या हमारी जो योजना चला रहे हैं उनका लक्ष्य क्या है कि जब तक देश के प्रत्येक व्यक्ति का, देश के अंतिम व्यक्ति का विकास न हो जाए तब तक वो नियोजन नहीं है। फिर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया नारा था सबका साथ सबका विकास। नियोजन के साथ विकास की अवधारणा को सुदृढ़ करता है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब नेक्स्ट है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, इसका अर्थ क्या हुआ? विकास का क्या अर्थ है यहाँ कि लोगों के जीवन स्तर में उन्नति से है। विकास का अर्थ होता है कि लोगों के जीवन स्तर में उन्नति हो, गरीबी मिटे, बेरोजगारी मिटे, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, उन्नति हो, वही क्या विकास है। भारत में विकास के नियोजन के प्रयास हैं। भारत में विकास के नियोजन के प्रयास दोस्तों कब किए गए? 1950 ईस्वी से 2015 ईस्वी तक योजना आयोग की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया गया। बताया गया है कि योजना आयोग 1950 में इसकी स्थापना होती है, 2015 में ये नीति आयोग बन जाता है। योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है, देश का विकास किया जाता है। योजना आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। ये यहाँ महत्वपूर्ण छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? 2015 में। और आपको बताना है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। अब नीति आयोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। नीति आयोग, इसे पूरे डिटेल से हम पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने जनवरी 2015 को एक आयोग का गठन किया जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसने पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लिया, मतलब पहले जो योजना आयोग था जनवरी 2015 में उसी का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। और नीति आयोग का पूरा नाम आप देख सकते हैं, पूछ लिया जाता है नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? NITI, नीति ऐसे लिखते हैं। तो इसका अंग्रेजी में आप देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब नीति आयोग का गठन के आधार कौन कौन से थे? क्या जरूरत पड़ गई थी नीति आयोग के गठन की? तो नीति आयोग के गठन का मुख्य आधार देश में उपलब्ध बौद्धिक संपदा का समुचित दोहन कर उसे पलायन से रोकना। कि नीति आयोग का मतलब था कि देश में जो भी इसमें कच्चा माल था या तैयार माल था, सही बाजारों में पहुंचाना, और उसको मतलब कि बाहर कम से कम भेजा जाए, बाहर के देशों में निर्यात कम से कम हो, निर्यात मतलब कि कच्चे माल का निर्यात कम हो। हम यहीं पर पूरा सब कुछ प्लानिंग के तहत कार्य करके फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें, इसके लिए नीति आयोग का गठन किया गया। सुशासन में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना, और इसके अतिरिक्त विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना। अब देखो, देश के विकास में राज्य की भूमिका हो और सभी राज्य मिलजुल कर कार्य करें, देश के विकास में सहयोग करें, इसलिए इस नीति आयोग का गठन हुआ था। और इसके अतिरिक्त विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र व राज्यों का साझा मंच
तैयार करना। ध्यान रखना कि एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ राज्य, इन दोनों की पार्टनरशिप है, ये इसका उद्देश्य था। और साझा मंच तैयार करना भी नीति आयोग के गठन का मुख्य आधार था। अब यहाँ देखें नेक्स्ट क्या है। नीति आयोग के उद्देश्य दोस्तों कौन कौन से हैं कि नीति आयोग का विजन है वो प्रधानमंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप तैयार करके सौंपना होता है। अब नीति आयोग का उद्देश्य क्या होता है कि प्रधानमंत्री को और जो राज्य के मुख्यमंत्री को है उनको वो पूरा ब्यौरा है, पूरा एजेंडा, वो प्रारूप है वो तैयार करके सौंपना होता है। और विकास की दीर्घकालीन योजनाएं तैयार करना होता है। विकास के एजेंडे हेतु साझा मंच तैयार करना होता है। साझा मंच मैंने पहले बताया कि केंद्र और राज्य या प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा आपस में तालमेल। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को प्रोत्साहन देना होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना होता है। केंद्र राज्यों के मध्य सतत व सहयोगात्मक संबंध विकसित करना होता है। देश के बुद्धिजीवी एवं संस्थाओं को राष्ट्रीय विकास की भागीदारी में सक्रिय किया जाएगा। इन बातों का ध्यान रखा जाता है। नीति आयोग का गठन के बारे में आप देखें कि ये महत्वपूर्ण। नीति आयोग का गठन किस प्रकार से होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, आपके कौन है, पीएम नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी है वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। कोई भी प्रधानमंत्री हो वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। फिर नीति आयोग के एक उपाध्यक्ष और 2 पूर्वकालिक सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। गठन में नीति आयोग का एक तो पदेन अध्यक्ष होगा और दूसरा उपाध्यक्ष होता है और 2 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और ये इनको नियुक्त कौन करता है, प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है। फिर सदस्य गवर्निंग परिषद, इसमें क्या होता है कि समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों व जहां विधानसभाएं हैं के मुख्यमंत्री तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, और ये सभी क्या होते हैं, सदस्य गवर्निंग परिषद के सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें, ध्यान रखना नीति आयोग के अंतर्गत एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मामलों पर विचार व निर्णय करने हेतु विशेष अवधि के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन का प्रावधान किया गया है। और इसमें क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन होते हैं, इनमें संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, परिषद की बैठकें, और कौन कौन है बैठकों में ये भाग लेते हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य जो अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता व जानकारी रखते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये नीति आयोग के गठन में होते हैं। उसके बाद में आपको बताया कि एक उपाध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। पूर्णकालीन सदस्य होते हैं 2 होते हैं, आंशिक सदस्य 2 होते हैं और पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और सचिवालय भी होता है, वो आवश्यकता अनुसार होता है। इस प्रकार से नीति आयोग था दोस्तों। और इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट से पूछ भी सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जाकर जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है वहाँ से पढ़ें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।